नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और ये आप देख रहे हैं साथियों, ये है लेखपाल का पेपर। बहुप्रतीक्षित पेपर है। 2015 के बाद इतने लंबे समय बाद 7-8 साल बाद ये वैकेंसी आई है लेखपाल की, उसका ये पेपर है, मेंस एग्ज़ाम है। और इसमें जल्दी से हम देखेंगे जीएस और हिंदी के सेगमेंट को और देखते हैं पेपर का स्तर किस तरीके का था, क्या सारी चीज़ें रहीं। जल्दी से उसको एनालाइज़ करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये दिया हुआ है आपके सामने, ये दिया हुआ है एक पूरा का पूरा पैरा। ठीक है, इसको आप एक बार देख लो। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, और मैं इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं पहले इसको पढ़ चुका हूं, तो आप एक बार इसको पढ़ लो और फिर चलिए हम इसके आंसर लगाना शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला आंसर होगा साथियों, ये होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मनुष्य को किस प्रकार के कर्तव्य का पालन करना चाहिए? निष्काम भाव से, सफलता असफलता की चिंता किए बिना, आशा निराशा चक्कर में फंसे बिना। ये सभी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसको कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असफलता को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुभव की संपत्ति। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? तो साथियों, जो असफल होने पर दोबारा प्रयास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का जीवन आपका बोझ बन जाता है। ये देखिए, सारे के सारे सवाल जो पैराग्राफ से, आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अगला है जीवन की सार्थकता किसमें है? तो जीवन की सार्थकता है साथियों कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में जीवन की सार्थकता है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 6, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची क्या होगा? तो आनंद का मतलब होता है जब आप खुश होते हैं, आप में आपके आसपास खुशियां होती हैं, हर्ष होता है, मोद है, ये इसके पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 7 देखिए, अपना पराया किस प्रकार का समास है? तो दुनिया जानती है अपना पराया कैसा है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, जिसमें बीच में डैश आ जाता है। ये द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं सामान्यतः। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 8, सही संधि विच्छेद करना है। तो सही संधि विच्छेद इसका होगा ऑप्शन सी, वीर अंगना। ठीक है ना, दोनों को मिलाएंगे तो दीर्घ संधि में हो जाएगा वीरांगना। चलिए, मतलब दीर्घ संधि नहीं होगी, सॉरी, लेकिन हाँ, ये संधि विच्छेद यही है इसका। चलिए, कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ है। प्रश्न नंबर 9, इसका सही जवाब होगा मृत्यु के समीप होना, है ना। हमारे यहाँ कहावत है, कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं बुढ़ा आदमी, जो मरने वाला होता है, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। आगे, शलाका का तद्भव रूप क्या है? तो शलाका का तद्भव रूप होता है साथियों सलाई। ठीक है ना, शलाका का होता है सलाई, सूची का होता है आपका सुई। चलिए, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, सही वर्तनी यहाँ पर पूछ रहा है, आपके सामने है। सही वर्तनी आपको बताना है इनमें से। भाग्यवान मतलब भाग्यवान, रामायण, वाल्मीकि या लालायत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब प्रश्न नंबर 12 देखिए, इन शब्दों पर विचार करना है आप लोगों को। ये शब्द दिए हुए, इनमें ये पूछ रहा है कि कौन कौन से इसमें शुद्ध हैं, ये आपको बताना है। तो अधोगति बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, उज्ज्वल बिल्कुल गलत लिखा है, विस्मरण और हितैषी, यानी 3 और 4 ये दोनों शुद्ध हैं, बाकी ऊपर वाले दोनों अशुद्ध हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपको बताना है। स्त्रीलिंग नहीं है तो यामा स्त्रीलिंग है, भिक्षा स्त्रीलिंग है, योजना स्त्रीलिंग है, संबल स्त्रीलिंग नहीं है साथियों। संबल का मतलब होता है सहारा। ठीक है, और ये पुल्लिंग शब्द है। सही विलोम आपको बताना है, सांझ, दोपहर। ठीक है ना, सांझ का दोपहर नहीं होता। ठीक है, शुष्क क्षुद्र ये भी गलत है, प्रसन्न प्रफुल्ल ये भी गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कृपण और दाता। कृपण माने होता है कंजूस, दाता माने होता है खूब देने वाला। तो बी इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए, जीवन पति का समानार्थी क्या है? जीवन पति साथियों पर्यायवाची है यमराज का। ठीक है, ऑप्शन ए। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, इसके लिए कौन सा शब्द होगा? अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों से अनुभव ना हो उसके लिए शब्द आता है अतीन्द्रिय। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 17-18, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो साथियों, पूर्ति एक स्त्रीलिंग शब्द है, अभिव्यक्ति स्त्रीलिंग है, छवि स्त्रीलिंग है, विवाह एक पुल्लिंग शब्द है। विवाह होता है, पूर्ति होती है, इसी से आप ये पता लगा पाओगे। तो ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखे। ऑप्शन डी। दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विग्रह।
तो दुशासन का संधि होगा दुह धन शासन, ऑप्शन सी विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 20। अब इसका प्रश्न नंबर 20 देखिए, यहाँ पे आपको तत्सम शब्द बताना है। तो आंसू एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अश्रु। आंख का तत्सम होता है अक्षी। आशीष का होता है आशीष। और अक्षर एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होगा साथियों, इसका अक्षर होगा आखर। इसका सही तत्सम क्या होगा? आखर होगा। अक्षर अपने आप में एक तत्सम शब्द है, इसका सही जो होगा आखर होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही है। ये तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा वो आखर होगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसे मृत्युदंड की सजा हुई। तो ये सजा जब मृत्युदंड ही है तो सजा इसमें नहीं आएगा, गलत हो गया। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। शुद्ध भैंस क्या होती है? भैंस का शुद्ध दूध होना चाहिए ना, तो ये भी गलत है। मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है, तो मेरे को ये गलत लिखा है, यहाँ होना चाहिए मुझे उससे बात करना पसंद नहीं है। तो पहला, तीसरा और चौथा ये अशुद्ध लिखे हुए हैं। पहला, तीसरा और चौथा किस में है? ऑप्शन सी में। चलिए, खग ही जाने खग की भाषा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑप्शन बी, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, ठीक है ना, या एक दूसरे को समझते हैं आसानी से। हरि मोहन को रुपए देता है, इसमें कौन सा कारक है? तो मोहन को रुपए देता है, तो संप्रदान के लिए, ये आपने सुना होगा कारक में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अरुण शब्द का अनेकार्थी क्या है साथियों? अरुण शब्द का अनेकार्थी है प्रातःकालीन सूर्य या सिंदूर, सुर्ख रंग। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ठीक है ना, तो अनेकों लोग उपस्थित थे, ये आपका इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? तो अनेकों नहीं होता है, कभी भी अनेकों नहीं होता। अनेक अपने आप में बहुवचन है तो अनेकों नहीं लगाएंगे, केवल अनेक होता है, तो इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारी बात हुई यहाँ तक जी आपका हिंदी की, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जरा हम बात करेंगे यहाँ पर जीएस की। ये देखिए बीच में मैथमेटिक्स है, इसकी भी आंसर की मैं जल्दी से लेके आऊँगा। मैंने बोला है अपनी टीम को कि इसके आंसर की तैयार करें, ठीक है। तो जब तक वो तैयार हो रही है तो हम जीएस को देख लेते हैं। देखिए 51 जीएस का सेगमेंट देखिए यहाँ पर 51, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रदूषण और खपत में कमी आएगी अगर टेक्नोलॉजी बढ़िया होगी तो। आगे देखिए 52, नेपाल में भारतीय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोहियों में से एक कौन बन गई है? तो साथियों उसका जवाब है रजनी सेठ। और ये सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने वाली भी एक सबसे छोटी पर्वतारोही है, ध्यान रखना। आगे देखो 53 देखिए, 53 देखिए, मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? चीन ने की। इसका बिल्कुल ए सही जवाब हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा? ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा? तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा? देखिए अब यहाँ पर बहुत से लोग इसका आंसर लगा देंगे महात्मा गांधी, जैसे इसने, जिसके मेरे पास पेपर है, इसने भी महात्मा गांधी लगाया, बट ये गलत है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को बोला था राष्ट्रपिता, यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा? तो ये कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, याद रखना। आगे देखो, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो का कोड नाम दिया गया? ऑपरेशन पोलो कोड नेम किसको दिया गया था? जब हमने हैदराबाद पर पुलिस कार्रवाई की थी तो इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर। ध्यान रखना, हैदराबाद के नवाब के खिलाफ ये हमने कार्रवाई की थी। तो 55 का सी। 56 देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब होगा सिक्किम। सिक्किम के पास सबसे कम सीटें 32 के आसपास हैं। गोवा के पास करीब करीब 40 सीटें हैं। तो जो लोगों ने गोवा लगाया है उनका ये गलत है। EFT का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा है, EFT क्या है? तो EFT है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑप्शन ए। आगे देखो, बाफिन द्वीप किस देश में है? तो बाफिन द्वीप, जैसे मान लो किसी को नहीं भी पता है, जब मैंने इसको देखा तो मुझे पता नहीं था बाफिन द्वीप कहाँ पर है, लेकिन मुझे इतना पता था बाफिन की खाड़ी कहाँ पर है। तो साथियों बाफिन की खाड़ी पड़ती है कनाडा में, तो बाफिन की खाड़ी जब कनाडा में है तो बाफिन द्वीप भी कहाँ हो जाएगा? कनाडा में हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? दुनिया जानती है 19A में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था?
तो रोलिंग प्लान साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था, ठीक है ना। रोलिंग प्लान जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था, ठीक है ना। इसकी अवधि थी 1979 से 1980 तक। उसके बाद 80 में जो है सरकार बदल गई और रोलिंग प्लान फेल हो गया। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जनता पार्टी सरकार रोलिंग प्लान को लेकर के आई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया, तो उसमें वायसराय कौन था, तो वो थे लॉर्ड लिनलिथिगो, ऑप्शन ए। BC राय पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखिए 63, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपको ये मिलने वाले हैं, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया, तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया है साबरमती आश्रम से, और इसी के बाद इन्होंने दांडी यात्रा भी शुरू करी थी। सती प्रथा को किसके द्वारा शुरू किया गया, मतलब किसके द्वारा समाप्त किया गया, 1929 आपका 1829 में, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको समाप्त किया था, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस पर निर्भर थी, प्राथमिक क्षेत्र पर, द्वितीयक, तृतीयक या समान रूप से। तो ये इकोनॉमी का सवाल है, बस थोड़ा सा हिस्ट्री के सेंस में पूछा है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आती है साथियों कृषि, द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं उद्योग धंधे, और तृतीयक क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। तो जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो सबसे ज़्यादा क्या करते थे, खेती करते थे ना, तो प्राइमरी सेक्टर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं जरा, आगे देखिए। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है ना। चलिए, तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, कृषि आधारित है, ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। 69 देखिए, सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है साथियों, तो ये है NH2, ठीक है, आगरा से होकर के गुजरता है ये। अनुसूचित जनजाति किसकी संख्या यूपी में सबसे ज़्यादा है, यूपी में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो थारू है, ठीक है ना, थारू, जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। आगे देखिए, कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है साथियों जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, स्पेन और मोरक्को के बीच में है ये, ध्यान रखना। मंदिरों का शहर कौन सा है, तो मंदिरों का शहर है साथियों वाराणसी, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में IT शहर क्या है, उत्तर प्रदेश में IT शहर लखनऊ है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ बांध लिखा हुआ है और एक तरफ नदी लिखी हुई है, ठीक है। अब जब आप इसे देखोगे तो मान लो आपको ये चारों नहीं भी आ रहे, लेकिन आपको एक आ रहा है, एक आ रहा है कौन सा, कि परीक्षा बांध जो है बेतवा पर है, इसी से हो जाएगा। तो दूसरे का हो जाएगा C। अब आप देखो दूसरे का C किस में है, तो दूसरे का C केवल एक ही में मिल रहा है, ऑप्शन A सही जवाब हो गया। तो पहले का B, दूसरे का C, तीसरे का D, चौथे का A। और GS का अंतिम सवाल, कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं, तो कंप्यूटर वायरस को आप ईमेल अटैचमेंट खोल करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ GS और हिंदी का सेगमेंट। जल्दी ही मैं इसका जो है ग्रामीण प्रवेश और मैथमेटिक्स की भी जल्दी आंसर की आपको दूंगा, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर इसमें क्या रहा। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, आप जल्दी लेखपाल बनेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।